हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दीपक अमेरिका में अपने चाचा चाची के साथ रहता था। वहीं से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और वह अमेरिका के बहुत बड़े कंपनी में मार्केटिंग हेड का जॉब करने लगा। दीपक बहुत ही मेहनती लड़का था। उसकी मेहनत से उसकी बॉस हमेशा खुश रहते थे। एक दिन उसकी बॉस ने उसे कैबिन में बुलाया और बोला, दीपक, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। इंडिया में हम अपनी कंपनी बना रहे हैं। मैं तुम्हें उस कंपनी का डायरेक्टर बनाकर भेजना चाहता हूँ। सर, ये तो मेरे बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। तो ठीक है, अगले हफ्ते इंडिया जाने की तैयारी करो। उसके बाद दीपक फ्लाइट से इंडिया पहुंच जाता है और फिर इंडिया में रहने लगता है और फिर कंपनी ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद मुंबई में रहने के लिए सुंदर सोसाइटी में एक फ्लैट खरीद लेता है। उसका फ्लैट अंदर से बहुत ही सुंदर था, लेकिन ड्राइंग रूम में कुछ कमी सी लग रही थी। काफी देर सोचने के बाद दीपक के दिमाग में एक आइडिया आया। सामने वाली दीवार पर एक बढ़िया सा पेंटिंग होना चाहिए, जिससे कि ड्राइंग रूम की खूबसूरती बढ़ जाएगी। इतना सोचते ही दीपक उत्साह से भर गया और फिर अपने कार से बाजार गया। बहुत से आर्ट गैलरी, इंटीरियर की दुकानें पर जाने के बाद भी उसे कुछ भी पसंद न आया। दीपक ने सोचा, चलो कुछ और करते हैं दीवार पर। घर वापसी के समय दीपक ने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत पेंटिंग जैसा ही कुछ बेच रही थी। चलो देख भी लेता हूँ, यहाँ शायद कुछ अच्छा मिल जाए। उसके बाद दीपक ने गाड़ी साइड पर रोकी और फिर अपनी मनपसंद पेंटिंग ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी जो किसी कपड़े से ढकी रखी थी। मैडम, वो वाली पेंटिंग दिखाइए। वह औरत मुस्कुराई। मुस्कुराने पर उसकी आंखें एकदम अंदर को चली गई और मुस्कान एकदम रहस्यमय, जो दीपक को डरा गई। फिर उस औरत ने कहा, क्यों नहीं। उसके बाद औरत ने दीपक को पेंटिंग दे दी। दीपक बहुत बेसब्र हो रहा था कि पर्दे के पीछे क्या है देखने के लिए। फिर दीपक ने जैसे ही पेंटिंग पर से पर्दा हटाया तो देखा कि अत्यंत खूबसूरत रूपसी अप्सरा जैसी सुंदर लड़की की तस्वीर नजर आई। बनाने वाले ने बहुत ही खूबसूरती से तस्वीर बनाई थी। बोलती हुई आंखें, लहराते रेशमी बाल, सुतवा नाक, गुलाबी की पंखुड़ियां जैसे गुलाबी होंठ। तस्वीर ऐसी कि जैसे अभी ही बोल पड़ेगी। मैडम, मुझे यही चाहिए। उसके बाद दीपक ने उस पेंटिंग के पैसे दे दिए और पेंटिंग लेकर घर आ गया। घर आकर दीपक ने तस्वीर को ड्राइंग रूम में ना लगाकर बेडरूम में लगा दी और पता नहीं क्या था, उन आंखों में ऐसा लग रहा था कि दीपक उसमें खो जाएगा। दिन रात वो आंखें दीपक के दिमाग में छाई रहती थी, पता नहीं जैसे कोई पुराना रिश्ता हो उनसे। दीपक दिन ब दिन उसके बारे में सोचने लगा कि कहीं तो जरूर होगी जिसकी ये तस्वीर है। मुझे मालूम करना पड़ेगा। हाँ, जिससे मैंने तस्वीर खरीदी थी उसे जरूर मालूम होगा। शायद उसने खुद ही पेंटिंग बनाई हो या फिर कहीं से खरीद कर लाई हो, तो जरूर पता चल जाएगा। पेंटिंग में तस्वीर के पीछे झरना, पहाड़, डूबता सूरज सब बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया गया था। लगभग 3 दिन हो गए थे दीपक को पेंटिंग लिए। इसके बाद दीपक अपनी कार से उस जगह पर गया जहाँ पर से उसने पेंटिंग ली थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। बड़ी निराशा के साथ वह घर वापस लौट आया और आकर दीपक ने पेंटिंग की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि जैसे वह कह रही हो, क्यों नहीं ढूंढ पाए ना मुझे। दीपक इस पेंटिंग के पीछे इतना पागल हो गया था कि घंटों उस तस्वीर से बातें करने लगा। दीपक सोचने लगा, शायद मुझे इस पेंटिंग वाली लड़की से प्यार हो गया है और मुझे इसे ढूंढना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में उसको कहाँ ढूंढूं? पहाड़ों पर शायद होगी, पर कहाँ ढूंढूं? इंटरनेट पर ढूंढते ढूंढते अचानक शिमला के होटल वालों ने अपनी पब्लिसिटी में यही सेम दृश्य रखा था। अरे वाह, चलो एक किनारा तो मिला जिसे पकड़कर आगे मंजिल तक जाया जा सकता है। यह देखकर दीपक का मन खुशी से झूम उठा। उसके बाद दीपक शिमला के लिए अपनी कार से निकल गया। शिमला पहुंचकर फोटो वाले होटल में तुरंत गया। रिसेप्शन पर जाकर फोटो दिखाया और पूछा,
मैम क्या आप बता सकती हैं इस फोटो में जो बैकग्राउंड है वो कहाँ का है? सर, ये बैकग्राउंड में हमारे होटल के पीछे वाली जगह है। थैंक यू मैम। दीपक तुरंत उस जगह पर पहुंचा। बिल्कुल वैसा ही दृश्य। शाम ढल रही थी, सिंदूरी आसमान, पक्षी, झरना, सब कुछ वही। बस वह नहीं थी जिसके लिए दीपक यहाँ आया था। दीपक ने जो फोटो ली थी, पेंटिंग के फोन पर दिखाकर सबसे पूछने लगा, पागलों की तरह। दीपक को उस पेंटिंग वाली लड़की का नाम भी तो नहीं पता था और यह भी नहीं पता था कि वह कल्पना है या हकीकत, पर उसका मन कह रहा था कि वह यही है, जरूर यही कहीं है। उसके बाद दीपक आसपास के गांव को भी छानने लगा। सब तरफ से निराशा ही हाथ लगी। 9 दिन हो गए थे दीपक को यहाँ आए हैं और नतीजा कुछ भी नहीं। 10वें दिन शाम का समय हो रहा था, तभी ऑफिस से मैनेजर का फोन आया। सर, परसों कंपनी के सीईओ आ रहे हैं, तो सर आप कल तक जरूर आ जाइएगा। ठीक है, मैं जरूर आ जाऊंगा, आप चिंता ना करें। दीपक ने भारी मन से पैकिंग की और अपनी कार से वापस चल दिया। शाम हो चली थी, आसपास जंगल था। दीपक जल्दी से उस एरिया से बाहर आना चाहता था। बहुत सुना था उस जगह के बारे में। अजीब अजीब घटनाएं होती है, लोग गायब हो जाते हैं, इसलिए दीपक मन ही मन घबरा रहा था। दीपक गाड़ी तेज चला रहा था कि अचानक से उसे जंगल से कुछ आवाज आई। पहले लगा कि भ्रम है, गाड़ी थोड़ी स्लो करी, आवाज तेज होती गई। शायद किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज थी। अपनी ड्रीम गर्ल से मिलने से पहले कहीं ऊपर पहुंच गया तो आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। जाने दो, मेरा क्या, अगर सचमुच कोई मुसीबत में हुआ तो। इतना सोचते ही दीपक ने गाड़ी रोक दी और नीचे उतरकर आवाज की दिशा में जाने लगा। तभी एक लड़की भागते हुए आई और एक जोरदार टक्कर से दोनों गिर पड़े। उसके बाद जब दोनों उठे, तभी दीपक की नजरें उस लड़की के चेहरे पर गई। दीपक को बहुत आश्चर्य हुआ। अरे ये क्या, ये तो मेरी ड्रीम गर्ल है जिसको मैं गली गली ढूंढ रहा था। वो खुद आकर मुझसे टकरा गई। दीपक आंखें फाड़ फाड़ कर उस लड़की को देखता गया। दीपक को इस तरह देखते ही लड़की बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? भूत देख लिया या कभी लड़की नहीं देखी? दीपक ने अपना मुंह बंद किया जो अब तक खुला था। इस तरह चिल्लाकर क्यों भाग रही थी आप? मैं तो डर गया था। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? ज्योति। इस तरह रात को यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ? और अगर आप बताना चाहती हैं तो आपके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। प्लीज मुझे विस्तार से बताइए। और इतनी रात को इस खतरनाक रास्ते से तुम इस जगह क्यों आ रही थी? कौन था तुम्हारे पीछे? मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तुम्हारे साथ घर चलने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे मम्मी पापा की तो मेरे बचपन में ही मृत्यु हो चुकी है, कार एक्सीडेंट में। वह कहीं अपने मित्र की फैमिली के साथ घूमने जा रहे थे। मैंने बहुत जिद की, लेकिन मुझे नहीं लेकर गए, दादी के पास ही छोड़ दिया। दादी भी बोली, तुझे भाई चाहिए ना, तो कुछ दिन मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। मैं खुश हो गई, अगर मम्मी पापा भाई लेकर आएंगे तो ठीक है, मैं दादी के साथ रह लूँगी। पर रास्ते में ही उनकी एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई और मेरी दादी ने ही मुझे बड़ा किया है। अब वह बहुत बूढ़ी हो गई हैं और मैं बड़ी हो गई। गुंडे टाइप लोग की गंदी नजर रहती है मुझ पर, इसलिए मैं ऑफिस से जंगल के रास्ते ही घर आती हूँ, क्योंकि डर के मारे इस तरफ कोई नहीं आता। लेकिन आज कोई तो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। सो सड़क पास देख मैं चिल्लाने लग गई, कोई होगा तो भाग जाएगा, वरना कोई तो सुन के सहायता के लिए रुक जाएगा। दीपक बहुत ही खुश था। उसने मन ही मन सोचा, ज्योति के घर तक जाना होगा, तभी सही से बताऊंगा कि मैं तो सिर्फ तुम्हें ढूंढने आया था। लेकिन यहाँ क्या इत्तेफाक है कि मैं भी अपने माँ बाप को कार एक्सीडेंट में खो चुका हूँ। बचपन में इसी की तरह मेरी ट्रेनिंग क्लासेस ना मिस हो जाए, इसलिए मेरे मम्मी पापा अपने साथ नहीं ले गए थे, क्योंकि वो मुझे बड़ा टेनिस खिलाड़ी बनाना चाहते थे। लेकिन हुआ कुछ और जो भगवान की मर्जी थी। मेरी मम्मी पापा के हिस्से का प्यार मेरे चाचा चाची ने दिया। ज्योति के कहने पर दीपक फ्लैशबैक से बाहर आया। गाड़ी रोकिए, ये सामने वाला मेरा घर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास वक्त है तो वहाँ एक कप कॉफ़ी पीकर जाए, जिससे मुझे अच्छे से धन्यवाद कहने का बेहतर मौका मिलेगा।
दीपक ने अपनी खुशी को दबाते हुए कहा। मुझे तो अर्जेंट जाना था, पर अभी बहुत रात हो गई और ठंड भी बढ़ गई है। सोच रहा हूँ कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं किसी होटल में। कोई बात नहीं, रात को हमारे यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ से दूर दूर तक कोई होटल नहीं है। हिचकिचाइए नहीं, आप सभ्य हैं, ये तो अब तक मुझे पता लग गया है। आप आ सकते हैं, सुबह होते ही चले जाना, दादी भी है घर में। उसके बाद दोनों घर के अंदर आ गए। घर के अंदर सोफे पर दादी बैठी हुई थी, क्योंकि उसे अच्छा इंप्रेशन जमाना था। ज्योति कॉफी बनाने चली गई। उसके बाद दीपक और उसकी दादी बात करने लगे। बात करते करते दीपक मन ही मन सोचने लगा, पेंटिंग वाली बात कैसे बताऊं? इतने में ज्योति कॉफी लेकर आ गई। दीपक ने बातचीत बढ़ाते हुए कहा कि ज्योति, क्या तुम्हें पेंटिंग का शौक है? क्या कभी अपनी पेंटिंग बनवाई है? नहीं, दीपक सोचने लगा। ऐसे कैसे हो सकता है? दीपक ने मोबाइल में जो पेंटिंग की फोटो ली थी उसे दिखाई। वह एकदम शॉक रह गई। ज्योति और दादी पूरी तरह सोच रहे थे। इसलिए मैं भी तुम्हें देखकर हैरान हो गया था। ये पेंटिंग मैंने खरीदी थी। सच पूछो तो मुझे तुम्हें ही ढूंढना था, तुम इस तरह मिल गई। शायद बाद वाली बात सुनी नहीं या फिर सुनकर अनसुनी कर दी। ज्योति तारीफ सुनकर शर्मा गई। छोड़ो, शायद किसी पेंटर ने तुम्हें देखा होगा और तुम्हारी बेपनाह खूबसूरती को पेंटिंग का रूप दे दिया। ज्योति अपना घर और छोटा सा गार्डन जो उसने बहुत ही मेहनत से सजाया था दिखाना चाहती थी। तभी दीपक की नजर दीवार पर लगी फोटो पर गई। अरे, ये तो वही औरत है जिसे मैंने पेंटिंग खरीदी थी। ज्योति हैरानी से दीपक का मुंह देखती है। क्या हुआ? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी इस रिश्तेदार को पेंटिंग आती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कई लोग अपना टैलेंट नहीं बताते हैं। ज्योति आंसू भरी आंखों से देखते हुए चिल्लाई, ऐसा नहीं हो सकता। यह मेरी माँ की फोटो है जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब चौंकने की बारी दीपक की थी, डर के मारे। फिर दीपक ने सारी बात बताई। दादी भी हैरान थी और कहने लगी, क्या मेरी बहू की आत्मा अभी तक भटक रही है? तुम्हारे पिता का क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम है? जी, मेरे पापा का नाम संतोष था और मेरा नाम दीपक है। क्या तुम्हें बचपन में गुड्डू कहकर बुलाया करते थे? आपको कैसे मालूम दादी? दीपक हैरान हो गया। धमाके पर धमाके हो रहे थे। मुझे मालूम हो गया मेरी बहू की आत्मा क्यों भटक रही है। तुम्हारे पिताजी और मेरे बेटे दोनों की पक्की यारी थी। मेरे बेटे की यहाँ बेटी हुई, जबकि तुम्हारी माँ को बेटी चाहिए थी, क्योंकि उसके यहाँ सालों से बोले तो पीढ़ियों से बेटी ने जन्म नहीं लिया था। तुम्हारी माँ ज्योति को देखते ही बोली, कितनी प्यारी है, बिल्कुल गुड़िया की तरह। मुझे ऐसी ही बेटी चाहिए कब से। मैं इसे गुड़िया ही बुलाऊंगी। तब तुम तकरीबन 2-3 साल के थे। तुमने बोला था ये गुड्डू की गुड़िया है। सब हंसे और मन ही मन सबने तय कर लिया था कि ये गुड्डू की ही गुड़िया रहेगी। तुम्हारी माँ की लड़की की चाहत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी गुड़िया को देखकर, और मेरी पोते की चाहत बढ़ गई थी। किसी के कहने पर वह मन्नत मांगने किसी सिद्ध जगह पर जा रहे थे। जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया और वह नहीं रहे। तुम बचपन में आपस में बहुत खेला करते थे। तुम गुड़िया का बहुत ध्यान भी रखते थे। मैं गई थी तुम्हारे घर, लेकिन तब तक तुम्हारे चाचा चाची तुम्हें लेकर फॉरेन चले गए थे। फिर मैंने कोई खोज खबर नहीं ली। मैं अकेली, और ज्योति की जिम्मेदारी थी मुझ पर। खुद की परेशानियां भी थी, लेकिन मेरी बहू शायद तुम दोनों को साथ चाहती थी, इसलिए अभी तक भटक रही है। खुद की परेशानियां भी थी, लेकिन मेरी बहू शायद तुम दोनों का साथ चाहती थी, इसलिए अभी तक भटक रही है। और यह जो घटनाएं हो रही हैं, शायद वह वही कर रही है ताकि मैं और मेरी पोती को कोई तंग न करे। ज्योति भी हैरान थी ये सब बातें सुनकर। उसे तो कुछ याद नहीं था। हाँ, मैं भी 1 महीने पहले इंडिया आया हूँ। क्या ऐसा भी होता है? बचपन की थोड़ी बहुत बातें याद तो आ रही है दादी। गुड़िया के गिरने पे चोट लगने से रोना, मेरा उसको चुप कराना। कमाल है ना, जिंदगी के रंग बड़े अजीब है, अनोखे हैं। तो वो अंदर गई और अंदर से फोटो लाई, जिसमें ज्योति के माता पिता और दीपक के माता पिता की एक साथ फोटो थी, जिसे दीपक और ज्योति देखकर बहुत खुश हुए। मेरी चिंता खत्म हो गई। मैं अब चैन से मर सकती हूँ।
और मेरी मरी हुई बहू, उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। हम पंडित से मिलकर पूजा करवाएंगे। बहरहाल दीपक का दिमाग तो बहुत घूम रहा था। ज्योति, मैं यहाँ पे आया या लाया गया सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें मेरा साथ मंजूर है? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ज्योति ने शर्मा कर बोला, हाँ। दीपक को दुनिया जहाँ की खुशियाँ एक साथ मिल गई। फिर दीपक ने दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अपनी सास को प्रणाम किया और कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी जी, इतने खूबसूरत और प्यारे जीवन साथी के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।